जो जो 4-5 उन्होंने वे पॉइंट्स बनाए थे जिनको नए बोर्ड के अंदर फ्लाई करते जा रहे थे, वो उसको फ्लाई करते 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 9.6 माइल्स बाहर चले गया। और जो उन्होंने आखिरी वे पॉइंट बनाया था जिसको फ्लाई करना था, वो उसी जगह पे था जहाँ पे जहाज़ क्रैश हुआ। वो बहुत ही गलत वे पॉइंट बनाया गया था। पहले तो बनाना गलत था और ऊपर से बनाया भी ठीक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहिद अयूब, आप देख रहे हैं रीडर टीवी। जैसे कि बगाहे बगाहे हम करते हैं एक्सीडेंट्स के ऊपर वीडियो बनाते हैं। आज की जो वीडियो है जिस एक्सीडेंट के ऊपर है, ये है एयर ब्लू की एक फ़्लाइट। बहुत इसका ज़िक्र हुआ बिकॉज इसमें तमाम वो मुसाफिर और क्रू जो सवार थे वो सारे के सारे बेचारे मारे गए। अफसोस की बात थी। ये एक्सीडेंट हुआ 27 जुलाई 2010 को। ये वीडियो टोटली बेस कर रही है उस रिपोर्ट के ऊपर जो सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मुरतब की, और उसकी बेस के ऊपर ये सारी की सारी रिपोर्ट है। मेरी अपने इसमें से कोई इनपुट नहीं होगी। ज़ाहिर है जब इन्वेस्टिगेशन हो जाए, एक रिपोर्ट सबमिट हो जाए, तो फिर उसमें मज़ीद कुछ ऐड करना वो मैं समझता हूँ ज़्यादती है। तो चलते हैं, देखते हैं ये हुआ क्या और कैसे एक्सीडेंट हुआ और उसको कैसे बचाया जा सकता था। ये एयर ब्लू की फ़्लाइट थी 202 और इसका एयरबस 321 थी। रजिस्ट्रेशन थी अल्फ़ा पापा BJB ब्रावो जूलियट ब्रावो। कराची से चली थी ये और इस्लामाबाद के लिए 152 पैसेंजर्स, 152 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड थे, जिसमें 6 क्रू मेंबर्स भी शामिल थे। कराची से ये टेक ऑफ हुई सुबह 7:41 पे 0741 और इसका क्रैश हुआ इस्लामाबाद में मरगला के ऊपर 9:41 पे 094108। ये जो रिपोर्ट थी ये 7 मार्च 2011 को डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन को सबमिट की गई, जिसके ऊपर ये वीडियो फिर आज हम बना रहे हैं। अब चलिए इसके ऊपर देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि ये एक्चुअली हुआ क्या। फ़्लाइट मैनेजमेंट एंड गाइडेंस सिस्टम जो कि तमाम जहाज़ों में, मैंने आपसे पहले भी बताया था, ये वो सिस्टम है जो कि हर जहाज़ में ऑलमोस्ट नस्ब किया होता है। इसके अंदर ये जो सिस्टम है फ़्लाइट मैनेजमेंट गाइडेंस सिस्टम, ये देता क्या है? ये आपको फ़्लाइट टाइम देता है, डिस्टेंस देता है, स्पीड देता है, फ़्लाइट प्रोफाइल देता है, ऑल्टीट्यूड देता है, और इसमें और कुछ मज़ीद फंक्शंस भी होते हैं इसके अंदर। जैसे इसका एक बहुत बड़ा फंक्शन ये है कि इसके अंदर जाके आप मुख्तलिफ एडिशनल वे पॉइंट्स बना सकते हैं। कुछ रूट के ऊपर जो वे पॉइंट्स होते हैं जिनके ऊपर पायलट्स रिपोर्ट करते हैं, जिनके ऊपर से फ्लाई करते हुए अपनी मंजिल की तरफ जाते हैं, कुछ वे पॉइंट्स आप एडिशनल भी उसके अंदर बना सकते हैं। तो 3 तरह के वे पॉइंट्स हम बना सकते हैं इस FMGS के अंदर। कैसे बनते हैं वो लंबा एक सेशन है, तो आप यूँ समझिए कि 3 वे पॉइंट्स बनाते हैं और इन वे पॉइंट्स के ऊपर जहाज़ को आप फ्लाई करके अपनी मंजिल की तरफ जा सकते हैं। तो यही वो गलती थी जो इन पायलट्स ने की। तो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा ये हुआ क्या। अच्छा जी, अब आप देखिए, ये आपके सामने एक अराइवल प्रोसीजर है। ये किसी और एयरपोर्ट का है, इस्लामाबाद का नहीं है। सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो वे पॉइंट्स मैंने आपको बताया कि बनाए जा सकते हैं, वो और कुछ वे पॉइंट्स जो जैप्सन है, जैप्सन वो है जो तमाम चार्ट्स एयरपोर्ट्स के ऊपर बनाते हैं और फिर पायलट्स को सप्लाई किए जाते हैं, जिनको देख के पायलट फ्लाई करता है। ये वो जैप्सन में की प्लेट्स में से एक प्लेट है। इसके ऊपर सारे के सारे वे पॉइंट्स जैप्सन ने बना के दिए हैं। तो जब आप जहाज़ के अंदर ये सारी चीज़ें फीड हैं FMGS के अंदर, पायलट जो है उसने सिर्फ करना ये होता है कि कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, उसके कुछ प्रोसीजर है उसको फ्लाई करने के लिए, वो फिर अगेन लंबा सेशन है, उसको छोड़ दीजिए। तो पायलट जो है वो सिर्फ इसको देखता है, चेक करता है ये इसके अंदर है, जो रूट उसने फ्लाई करना है, जो वे पॉइंट्स में फ्लाई करने हैं, वो अपनी नेविगेशन जो लेटरल मोड है वो उसको ऑन करता है और जहाज़ खुद बहुत इनके ऊपर से फ्लाई करता करता जाके लैंड कर सकता है। तो फ़र्क क्या है ये अब देखिए।
अगर आप यहाँ से आ रहे तो एक वे पॉइंट आपका ये वाला है, और फिर यहाँ से यूँ, और यहाँ से ये वे पॉइंट है और ये वे पॉइंट है, ये सारे वे पॉइंट्स हैं ये सारे। तो इनके ऊपर वो फ्लाई करता है जहाज़। ये एक होल्डिंग पैटर्न बना हुआ है ऐसा करके, जहाँ पे होल्ड कर सकता है जहाज़। फिर एक ये वे पॉइंट है और ये एक वे पॉइंट है। तो ये वो सारे वे पॉइंट्स हैं जो स्टार आपको नज़र आ रहे हैं, ये वो सारे वे पॉइंट्स हैं जिनको पायलट ने फ्लाई करना होता है। और ये सारे के सारे बिल्ट इन होते हैं, और जेप्सन इसको बना के फीड करता है, और जहाज़ के डेटाबेस में ये सारी चीज़ें होती हैं, आपको कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं होती। इसी के साथ आप अगली एक प्लेट देखें, वो एक उसका अराइवल प्रोसीजर था, और ये इसके बाद एक और एयरपोर्ट की एक लैंडिंग प्लेट है। ये जब जहाज़ बिल्कुल फाइनल पे आ जाता है, इन लाइन विद द रनवे आता है, तो भी नैव मोड में, देखिए जहाज़ के अंदर दो फ्लाई करने के दो तरीके हैं। एक वो मोड होता है जो लेटरल मोड होता है, यानी आपने राइट जाना है लेफ़्ट जाना है, ये लेटरल मोड है जहाज़ को ये फ्लाई करने के लिए। एक है वर्टिकल मोड है, तो वो डिसेंड, क्लाइंब, क्रूज, और ये सारा जो ये दो तरह के मोड हैं। अगर आपने लेफ़्ट राइट जाना है, इस एंगल इस एटीट्यूड पे एक्स एक्सिस पे फ्लाई करना है जो लेटरल मोड है, तो या आप हेडिंग पे फ्लाई कर सकते हैं, जहाज़ को पायलट हेडिंग सेलेक्ट करता है, यानी 180 डिग्री पे फ्लाई करना है, 120 पे फ्लाई करना है, ईस्ट पे फ्लाई करना है, वेस्ट की साइड पे फ्लाई करना है, तो वो हेडिंग सेलेक्ट पे फ्लाई कर सकता है। दूसरा तरीका है नैव मोड में फ्लाई करने का। नैव मोड में फ्लाई करने का यह है कि सारे का सारा रूट इसमें फीड हो जहाज़ के अंदर ऑलरेडी, पायलट उसको चेक कर ले, तो उसने सिंपल ये करना है कि नैव मोड उसको एंगेज करना है। तो ऑटो पायलट और FMGS ये सारे के सारे आपस में कपल होते हैं, और जहाज़ खुद ब खुद उस नैव मोड में इस पर्टिकुलर रूट के ऊपर फ्लाई करता हुआ इधर फाइनल पे आके बिल्कुल इन लाइन विद द रनवे हो जाता है। और फिर लैंडिंग आपने मैनुअल करनी है या ऑटो लैंडिंग करनी है। तो इसमें भी आप देखिए कि अब जहाज़ फाइनल पे आ चुका है, और जब फाइनल पे आएगा तो यहाँ पे फाइनल पे आएगा ऐसे, और फिर अगला वे पॉइंट ये फ्लाई करेगा, अगला ये फ्लाई करेगा, और ये यहाँ फ्लाई करेगा। ये 4 वे पॉइंट फ्लाई करने के बाद जैसे ही मिनिमम पे डिसेंड करेगा, पायलट ऑटो पायलट डिस्कनेक्ट करेगा, या उसने ऑटो लैंडिंग करनी है, दोनों सूरतों में वो जहाज़ लैंड कर सकता है। तो ये वो वे पॉइंट्स हैं जो कि नैव मोड के अंदर रहते हुए फ्लाई करके आप जाके लैंड कर सकते हैं। कंडीशन क्या है कि वो ये वे पॉइंट्स जहाज़ के अंदर प्री इस्टेब्लिश हों, उसके अंदर डेटा फेज में फीड हों, खुद नहीं बनाने, और नैव मोड आपका एंगेज हो, तो आप इसमें फ्लाई कर सकते हैं। अब आइए इस जहाज़ के साथ क्या हुआ ये, जब इस्लामाबाद पहुंचा तो वहाँ पे जो मेन रनवे है, रनवे 30, इनिशियली उसको वहाँ क्लियर किया गया था, लेकिन उस दिन विंड जो थी वो रनवे 12 की थी। जैसे हमने आपसे पहले कहा, अपोजिट टू द विंड जहाज़ लैंड करना होता है। तो रनवे 30 पे ILS अप्रोच है जिसके ऊपर आके वो लैंड कर सकता था, लेकिन उसने जैसे ही ILS में आना था, मिनिमा पे डिसेंड करना था, और फिर उसने सर्किट टू लैंड करके रनवे 12 पे लैंड करना था। ये उसकी उस दिन कंडीशन थी। जब आप सर्किट टू लैंड करते हैं तो मैक्सिमम स्पीड आपकी जहाज़ की 180 नॉट्स हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती इस जहाज़ के लिए। अगर अब वो 180 किलोमीटर नॉटिकल माइल्स पे फ्लाई करता, उस स्पीड से फ्लाई करता, तो मैक्सिमम एयरपोर्ट से वो दूर हो सकता था 1.8 नॉटिकल माइल्स। इससे ज़्यादा वो दूर नहीं जा सकता था अगर वो एग्जैक्टली फ्लाई करता। और जब वो डाउनविंड पे था, यानी रनवे के पैरेलल होता, तो उसका मैक्सिमम डिस्टेंस जो था 1.3 नॉटिकल माइल होता। ये दो चीज़ें थी। जब वो फाइनल पे आ रहा था तो जो मैक्सिमम डिसेंड कर सकता था, MDA मिनिमम डिसेंड ऑल्टीट्यूड, वो था 2510 फीट, 2510 फीट। 2510 फीट पे आना था उसने, और उसमें विजिबिलिटी इतनी थी कि वो सर्किट टू लैंड कर सकता था। ठीक, तो विजिबिलिटी की कंडीशन ठीक थी, ILS अप्रोच दी गई थी वो भी ठीक थी, वेदर थंडरस्टॉर्म था, बारिश थी, और ये चीज़ें थी। लिटिल बिट वरीड, लिटिल बिट थोड़ा सा इशू था, वेदर था, लेकिन इतना नहीं था कि जहाज़ लैंड न कर सकता। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था। अब आइए इसको देखिए, ये वो इस्लामाबाद की वो अप्रोच है जिसको इनिशियली उसको क्लियर किया गया था। कैसे क्लियर किया गया था, आप इसको यूँ समझिए कि जहाज़ ने इधर से आना था, ये नीचे से आ रहा है कराची से, यहाँ से आके उसने इस पॉइंट पे आना था,
इस पॉइंट पे आके उसने ILS पे डिसेंड करना था। अब वो इस पे नैव मोड एंगेज नहीं कर सकता, बिकॉज ये वो पॉइंट्स नहीं है जो मैंने आपको पहले दिखाए थे। इस पे इस्लामाबाद पे वो फैसिलिटी हमें अवेलेबल नहीं है कि नैव मोड में आके आप एंगेज करके और ऑटो लैंडिंग आप कर सकें। तो उसने यहाँ पे आना था, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से उसने डिसेंड करना था ILS के ऊपर, फिर इस पॉइंट पे आना था और फिर इधर आके इस पॉइंट पे आके तो ये 2510 फीट पे उसने 2510 फीट पे आके उसने MDA पे लेवल आउट करना था। यहाँ से उसे क्लियर किया गया था राइट सर्किट टू लैंड, यानी उसने ये डायरेक्शन जानी थी, फिर उसने यहाँ जाना था और यहाँ से उसने यहाँ आना था और ये इधर लैंड करना था, इस रनवे पे, इस रनवे पे लैंड करना था। ये है रनवे 12, रनवे 12। अब वो कह रहा है कि जो ये डिस्टेंस था ये मैक्सिमम 1.3 है, 1.3 नॉटिकल माइल यहाँ से। तो टोटल रनवे से 1.8 नॉटिकल माइल से वो बाहर नहीं जा सकता था अगर वो 180 नॉट की स्पीड मेंटेन करता, और डाउनविंड पे 1.3 होता अगर वो ये एग्जैक्टली ये उसको उस दिन क्लियरेंस दी गई थी। अब आप देखिए यहाँ पे जब वो आया, यहाँ पे इस पॉइंट पे जो मैंने आपको ड्रॉ करके बताया था, इस पॉइंट्स के आगे इसको देखिए आप, ये वो पॉइंट है, ये वाला, यानी ये वो ILS पे आया, इधर से वो ILS पे आ रहा है, ये वो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट इधर। तो इस पॉइंट पे आगे उसने इधर जाना था, 30 सेकंड के लिए फ्लाई करना था और फिर इस हेडिंग पे ये रनवे और इस रनवे के पैरेलल उसने यहाँ पैरेलल फ्लाई करना था एक ख़ास स्पीड के ऊपर। वो एक लंबा प्रोग्राम है, स्पीड क्या होगी, तो इस स्पीड पे फ्लाई, इस डायरेक्शन पे फ्लाई करना था पैरेलल टू द रनवे। फिर यहाँ से उसने 20 सेकंड के लिए इधर आगे जाना था और इस 20 सेकंड टाइम से, अब ये देखिए 20 सेकंड, ये सारी ये जितनी अप्रोच है सर्किट टू लैंड अप्रोच, ये टाइम कैलकुलेटेड अप्रोच होती है। इसमें आप डिस्टेंस नहीं देखते, ये टाइम कैलकुलेटेड अप्रोच है। यहाँ से उसने 20 सेकंड के लिए आगे जाना था इस रनवे के थ्रेशोल्ड के पैरेलल, ये रनवे का 1-2 एंड है। यहाँ से जब पैरेलल आता तो यहाँ से 20 सेकंड और 20 सेकंड के बाद उसने यहाँ पे आना था और फिर यहाँ से आके लैंड करना था ऐसे। इस अप्रोच की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या है? नंबर 1, आपकी स्पीड ठीक होनी चाहिए। आप उस स्पीड से ज़्यादा फ्लाई नहीं कर सकते जो कि उस चार्ट के ऊपर लिखी गई है, नंबर 1। नंबर 2, आपकी विजिबिलिटी उतनी होनी चाहिए कि आप इस अप्रोच को फ्लाई करते हुए, ये वाली अप्रोच जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ILS पे आया, ब्रेक ऑफ किया टू द राइट, रनवे इधर है, टू द राइट, फिर यहाँ पे आया, ये आया, ये, इस सारी अप्रोच के दौरान, ये वाली जो है, इस सारी अप्रोच के दौरान उसको रनवे इन साइट रहना चाहिए। ये है उसकी सबसे बड़ी कंडीशन और यही वो गलती हुई है। ये नहीं हो सकता कि जब आप इधर आएँ, आपने 2510 फीट आपने यहाँ हमने 2510 फीट मेंटेन कर लिया और आपको रनवे इन साइट हो गया। अब यहाँ जाएंगे तब भी रनवे इन साइट होना चाहिए, जब आप यहाँ जाएंगे तब भी रनवे इन साइट होना चाहिए, यहाँ आएंगे तब भी आपको रनवे नज़र आना चाहिए, यहाँ आएंगे तब भी आपको रनवे होना चाहिए। सो इस सारी अप्रोच के दौरान सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि आपको रनवे इन साइट होना चाहिए। सो हुआ क्या, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं हुआ क्या, एक छोटा सा चार्ट ये देखिए। ये वो चार्ट है जिसमें वो कह रहा है कि ये रनवे है। ये पूरी अप्रोच फ्लाई करने के लिए जो मैक्सिमम आपको डिस्टेंस दिया गया है कि जो जहाज़ जा सकता है, बहुत एक्सट्रीम केसेस में जिसमें ऑब्स्टिकल की क्लियरेंस की गारंटी की गई है, वो है ये ब्लू सर्कल जो आप देख रहे हैं, ये रनवे है। तो 4.3 नॉटिकल माइल, सो रनवे के चारों तरफ 4.3 नॉटिकल माइल की आपको ऑब्स्टिकल की प्रोटेक्शन दी गई है कि जहाज़ अगर 2510 फीट पे आएगा, आके 4.3 नॉटिकल माइल के अंदर रह के लैंड करेगा तो कोई ऑब्स्टिकल उसके रास्ते में नहीं आएगी। ये है वो ब्लू सर्कल जो लगाया गया और सिविल एविएशन ने इसकी गारंटी दी हुई है कि ये इसके अंदर कोई ऑब्स्टिकल नहीं है। मैक्सिमम 4.3, जबकि मैंने आपसे क्या कहा, अगर वो स्पीड पे फ्लाई करता तो मैक्सिमम 1.8 नॉटिकल माइल जा सकता था। 4.3 तो बहुत दूर है, लेकिन एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दी गई होती है।
दूसरी, ये जो 4.3 नॉटिकल माइल है, इसके जो प्रोटेक्शन की लिमिट है वो 394 फीट है। हर हालत में अगर वो मिनिमम पे फ्लाई करता यानी 25 से 10 पे, तो हर टाइम इस 4.3 नॉटिकल माइल के अंदर वो 394 फीट ऑब्स्टिकल से क्लियर होता। ये गारंटी है, ठीक है। अब वेदर में आपको पहले बता चुका हूँ, थंडरस्टॉर्म था, रेन थी, थोड़ी बहुत टर्बुलेंस ही रिपोर्टेड थी, बट इट वाज नॉट लाइक दैट कि उसमें लैंड नहीं किया जा सकता था। इस जहाज़ के अंदर GPWS ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम ये प्रॉपर इंस्टॉल था, और इसके अंदर जो वॉइस डेटा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर था वो जो इंस्टॉल था, वो 2 घंटे की रिकॉर्डिंग कर सकता था। इसके अंदर फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर भी था। ये सब चीज़ें उसमें लगी हुई थी। बाद में ये फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर फ्रांस में निकाल के ले गया जब वो एक्सीडेंट हुआ, उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसकी रिपोर्ट बनाने के लिए। अब आप देखिए जी कि यहाँ के एयरपोर्ट की एलिवेशन जो है तकरीबन 1700 फुट है, 1670 फुट है, और ये मैं इसका मतलब यह है कि 1670 एलिवेशन है और 2510 पे उसने आगे होल्ड किया जो उसका मिनिमा था। एक चीज़ मैं यहाँ बताता चलूँ, ILS अप्रोच के अंदर अगर आपका ILS उस कैटेगरी का हो कि आप ऑटो लैंडिंग कर सकते हैं, जहाज़ खुद ब खुद लैंड करे, वो भी सिस्टम इस्लामाबाद में नहीं है, वो सिर्फ लाहौर में इंस्टॉल है पाकिस्तान के अंदर। इस्लामाबाद के अंदर आप ILS पे आ रहे हों या ये सर्कल टू लैंड ये जो आप देख रहे हैं ये अगर कर रहे हो, दोनों सूरतों में फाइनल पे आके या बेस लेग पे आके या जब पायलट महसूस करे लैंडिंग से पहले उसको अपना ऑटो पायलट डिस्कनेक्ट करना है और मैनुअल लैंडिंग करनी होती है। इसी तरह ये सर्कल टू लैंड में भी उसने मैनुअल लैंडिंग करनी होती है। बस कंडीशन सिर्फ यही होती है कि ऑल द वे रनवे इन साइट रहे। ये पूरे का पूरा जो प्रोसीजर था सर्कल टू लैंड वाला, किसी वजह से प्रिंसिपल क्या है, किसी वजह से किसी मौके पे एनी टाइम जब रनवे उसको नज़र ना आए तो कप्तान का या पायलट्स का फ़र्ज़ है कि वो गो राउंड करें और अपने ऑल्टरनेट एयरपोर्ट की तरफ जाएं। ये नहीं हो सकता कि आपको रनवे नज़र ना आए और आप अपनी फ़्लाइट कंटिन्यू करें। इमीडिएटली व्हेन यू लॉस्ट द रनवे यू हैव टू मेक ए गो राउंड। यू कैन नॉट कंटिन्यू ट्राइंग टू कि मैं रनवे जाके लोकेट कर लूँ, मैं ढूंढ लूँ कहीं से रनवे और जाकर वहाँ लैंड कर लूँ। ये इसकी बहुत बड़ी कंडीशन है जो उन्होंने गलती की। जब फ़्लाइट स्टार्ट होती है तो कैप्टन जो थे उन्होंने थोड़ा सा हार्श रवैया था टूवर्ड्स द फर्स्ट ऑफिसर। उन्होंने कुछ क्वेश्चंस किए और थोड़ा सा उसको टफ टाइम दिया फर्स्ट ऑफिसर को, और ये जो स्नोबिश एटीट्यूड था, ये जो क्वेश्चन आंसर थे फर्स्ट ऑफिसर के साथ, ये तकरीबन कोई 1 घंटा जारी रहे। ये रिपोर्ट में लिखा गया। फ़्लाइट टेक ऑफ हुई 7:41 और 21 सेकंड में, और इनिशियल टाइम जो था थोड़ा क्वाइट था क्योंकि कैप्टन स्नोबिश थे, उन्होंने लिखा रिपोर्ट में, और इसलिए जो फर्स्ट ऑफिसर था वो थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट था, थोड़ा सा उसका एटीट्यूड ऐसा था कि वो थोड़ा सा हल्का सा डरा हुआ था, आप कह सकते हैं, थोड़ा कह सकते हैं सबमिसिव था, या वो कैप्टन की तरफ से अगर थोड़ी बहुत गलत चीज़ अगर हुई भी है तो उसको चैलेंज नहीं कर रहा था, विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। और यही बात है बेसिकली जो हम कॉकपिट रिसोर्स मैनेजमेंट में पढ़ते हैं, सारे पायलट्स को पढ़ाई जाती है। वो पढ़ाई इसलिए जाती है कि आप दोनों एक पेज पे हों, अगर कोई एक गलती करता है तो दूसरा बताए, अगर वो करता है तो इधर फर्स्ट ऑफिसर बताए। ये नहीं है कि कैप्टन गलती करे और फर्स्ट ऑफिसर बोल लेना। बट इस पॉइंट पे ये एक माइनस पॉइंट था कि उसने शुरू में उसको स्नप कर दिया, उसका एटीट्यूड ऐसा था कैप्टन का, तो फर्स्ट ऑफिसर था वो थोड़ा सबमिसिव हो गया, अंडर कॉन्फिडेंट हो गया और उसने चैलेंज नहीं किया किसी गलत बात को। 8:07 पे 08:57 पे कैप्टन ने कहा कि उसको क्लियर किया गया ATC की तरफ से, आप आए ILS अप्रोच करें, राइट पे जाएं और फिर राइट एंड डाउनवर्ड्स पे आके आप लेफ्ट टर्न करके रनवे पे लैंड करें। ये उसको दिया गया, क्लियरेंस दी गई। और जब ये क्लियरेंस दी गई 9:04 पे, तो कैप्टन ने फर्स्ट ऑफिसर से कहा कि लेट हिम से व्हाट एवर ही वांट टू से। यानी कैप्टन ने फर्स्ट ऑफिसर कहा कि ये जो कह रहा है रडार कंट्रोलर, इसको कहने दो, छोड़ो, हम कोशिश करेंगे कि हम लेफ़्ट डाउनवर्ड से जाएं। ये एक उसकी सोच थी कैप्टन की। वाई ही वाज सेइंग, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए, जो रडार कंट्रोलर ने कहा, उसने कहा यहाँ आओ, मिनिमम मेंटेन करो और राइट पे जाओ, यहाँ से आओ और लेफ्ट टर्न करो, यहाँ लैंड करो। कप्तान के ज़हन में था कि वो यहाँ आएगा और यहाँ जाएगा और इधर से जाएगा
और इधर से जाएगा, लेफ्ट एंड राउंड पे जाएगा, यहाँ से आके फिर ऐसे जाएगा और ये लैंड करेगा। कैप्टन वांटेड टू डू लाइक दिस, रडार कंट्रोलर ने ऐसे क्लियर किया, बिकॉज यहाँ वेदर था, इस एरिया में ये वेदर था। तो कैप्टन डिड नॉट वांटेड टू गो इन दिस साइड, उसने कहा मैं यहाँ जाऊँगा। एक बात तो ये होगी, ये कप्तान के ज़हन में था कि मैं राइट एंड डाउनवर्ड से जाऊँगा। दूसरा, कैप्टन ने अपने ज़हन में एक चीज़ बनाई कि ये जो जितनी अप्रोच है सर्कुलर टू लैंड, ये वो नैव मोड में करेगा। यानी नैव मोड करने के लिए मैंने आपसे कहा कि जहाँ पे प्री डिटर्मिन्ड जैप्सन की तरफ से अप्रूव्ड प्रोसीजर ना दिया गया हो, जो मैंने आपको पहले दिखाया एक दफ़ा, वो ना दिया गया हो, तो आप नैव मोड में फ्लाई नहीं कर सकते। और ये सारी की सारी अप्रोच सर्कुलर टू लैंड ये सिर्फ हेडिंग सेलेक्ट में होती है। आप आते हैं, हेडिंग सेलेक्ट करते हैं और मैनुअली हेडिंग सेलेक्ट करते हैं, राइट मुड़ते हैं, फिर मैनुअली हेडिंग सेलेक्ट करते हैं, पैरेलल टू द रनवे आते हैं, फिर हेडिंग सेलेक्ट करते हैं और लेफ्ट करके और फिर लैंड करते हैं। उन्होंने कैप्टन ने सोचा ये कि मैं मैनेज अप्रोच करूँगा। मैनेज अप्रोच मीन नैव मोड में जाएगा और वो जाके लैंड करेगा। इसलिए उसने जब वो आइलस पे आए और जब उसने ब्रेक ऑफ किया तो नैव मोड उसने एंगेज कर दिया। ये वो गलती थी जो सबसे बड़ी उसने की। अगर आप इसको देखें इस चार्ट को, तो ये देखिए यहाँ पे वो आए आइलस पे, ये आइलस पे आए, यहाँ पे उसने डिसेंड किया, 25 तो 10 आया और ये रेड लाइन को उसको फॉलो करना था, ऐसे इधर जाना था, इधर आना था, रनवे के पैरेलल आना था, यहाँ से 20 सेकंड फ्लाई करना था और यह करना था। अब ये सारा उसने कहा कि मैं नैव मोड में फ्लाई करूँगा। हालांकि ये सारी की सारी अप्रोच हेडिंग सेलेक्ट के अंदर थी और मैनुअल हेडिंग सेलेक्ट करनी थी, तो उसके ज़हन में नैव मोड फंसी हुई थी कि मैं नैव मोड पे करूँगा। जब उसने ये फैसला किया कि मैं मैनेज अप्रोच करूँगा नैव मोड के ऊपर, तो उसने क्या किया, उन्होंने डिस्कस किया कि हम यहाँ आएंगे, 2 पॉइंट हम खुद बनाएंगे। यानी खुद बनाया उसने, एक इस थ्रेशोल्ड से इस डायरेक्शन में 0 to 6 डायरेक्शन में 5 मील पे उसने एक पॉइंट यहाँ बना दिया इधर, और फिर इस रनवे 1-2 के फाइनल पे आ गए 4 मील इधर आ गए, और फिर यहाँ 4 मील से एक पॉइंट और इस डायरेक्शन में 0 to 6 हेडिंग पे 5 मील पे एक और पॉइंट यहाँ बना दिया। तो ये 2 पॉइंट उसने बना दिए। उनका ख्याल ये था कि जब हम यहाँ आएंगे हम नैव मोड एंगेज करेंगे, जहाज़ खुद ब खुद नैव मोड में ऑटो पायलट से यहाँ ले जाएगा, यहाँ से यहाँ ले जाएगा, यहाँ से यहाँ ले जाएगा, और यहाँ से फिर एक पॉइंट यहाँ बनाया इधर, और यहाँ से यहाँ आएगा और यहाँ से हम जाके लैंड कर जाएंगे। ये उन्होंने ऐसा सोचा और ये इसलिए उन्होंने पॉइंट खुद बनाए। और ये वो पॉइंट था कि ये पॉइंट इलीगल थे बनाने और नैव मोड में फ्लाई करना इलीगल था, जो उसको नहीं करना चाहिए था। एक तो गलती उन्होंने ये की। दूसरा, एक गलती उन्होंने और की, जब यहाँ आए 2510 फुट पे, जब उन्होंने मिनिमम डिसेंड किया 2510 फीट से किसी भी शक्ल में 2510 से वो नीचे नहीं जा सकते थे। तो कैप्टन ने फर्स्ट ऑफिसर से कहा कि हम 2000 फुट पे डिसेंड करते हैं। एलिवेशन क्या थी 1700, उन्होंने कहा मैं 2000 पे डिसेंड करूँगा, यानी ग्राउंड से 300 फुट ऊपर। अब ये अगेन एक इलीगल चीज़ है कि आप 2000 पे डिसेंड करें, बिकॉज आपका मिनिमम 2500 है, 2500 से नीचे आप नहीं आ सकते टिल द टाइम आप यहाँ कहीं पहुँचें और जाके लैंड करने वाले हों। तो फर्स्ट ऑफिसर ने कहा कि सर ये 2500 आप 2000 डिसेंड नहीं कर सकते, ये हमारे मिनिमम से नीचे है, ऐसा कहा फर्स्ट ऑफिसर ने उनको। एक चीज़ और जो उन्होंने गलती की वो ये थी, अब इस पॉइंट पे जब वो मिनिमा पे आए इधर 2510 फीट पे, तो इमीडिएटली उनको राइट टर्न करना था इस रेड लाइन के ऊपर। तो उन्होंने ये जो टर्न था ये भी डिलेट किया, वो थोड़ा सा और आगे आके फिर यहाँ पे गया, इधर गया। अब जब ये जो डिले टाइम होता है, ये वाला जाना इधर से जाना था और ये थोड़ा डिले करके इधर से गया, तो अगेन ये भी एक ठीक चीज़ नहीं है। पर वो कह सकते हैं जी हमें रनवे लेट नज़र आया तो हम क्या करते, दिस मे बी ए पॉइंट। ये कोई इतना ज़्यादा सीरियस पॉइंट नहीं है अगर बाकी वो टाइम फ्लाई करते अपनी अप्रोच के ऊपर। जब वो राइट टर्न किए थे, जब वो मिनिमम पे आए और राइट टर्न किए, तो एक तो कप्तान ने कहा कि मैं एयरफील्ड इन साइट है ना, और उसके बाद ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो टावर में बैठा था उसने भी कहा मुझे ये रनवे मुझे वो ये जहाज़ इन साइट है। तो कैप्टन को भी रनवे देख रहा था, कैप्टन भी रनवे देख रहा था, और कंट्रोलर जो टावर में बैठा था उसको भी जहाज़ नज़र आ रहा था।
ऐसा उसने भी रिपोर्ट किया है। 9:37 पे 32 सेकंड्स पे कैप्टन ने 2500 फुट जो था उसका मिनिमा, जिससे वो नीचे नहीं आ सकता था, उससे वहाँ से डिसेंड कर दिया 2300 फुट पे, 200 फुट नीचे आ गया। अगेन इलीगल थिंग, ही शुड हैव नॉट डन दिस। इसका मतलब क्या हुआ, अंडरस्टैंडिंग क्या है कि 2500 फुट में उसको रनवे नज़र नहीं आ रहा था, तो वो 200 फुट नीचे आया था कि मैं रनवे देख सकूं। ही वॉज इन द क्लाउड मोस्ट प्रोबेबली, यहाँ जिक्र नहीं है, बट नज़र यही आ रहा है कि वो क्यों नीचे आया। मैंने कहा ना कि जैसे ही रनवे लॉस हो, आप रनवे नज़र नहीं आ रहा, तो यू हैव टू मेक गो अराउंड एंड गो टू द ऑल्टरनेट। सिंपल इज बेसिक प्रिंसिपल है एविएशन का, ये उसने नहीं किया। 9:38 पे फर्स्ट ऑफिसर ने, चूँकि फर्स्ट ऑफिसर राइट पे बैठा हुआ था, तो फर्स्ट ऑफिसर ने कैप्टन से पूछा, सर आर यू विजुअल, यानी आप रनवे देख रहे हैं? तो कैप्टन ने आगे कहा मैं विजुअल हूँ, ये उसने बोला, जिसका मतलब रनवे उसको, चूँकि रनवे उसकी साइड की था, यानी फर्स्ट ऑफिसर इधर है तो रनवे इधर है, तो कैप्टन इधर बैठा हो, तो उसने कहा कि हाँ मुझे रनवे नज़र आ रहा है। 09:39 मिनट्स के ऊपर जहाज़ जो था वो 3.5 नॉटिकल माइल रनवे से दूर हो चुका था। इवन देन दैट वाज नॉट ए प्रॉब्लम, क्योंकि सर्कल जो है ऑब्स्टिकल प्रोडक्शन 4.3 नॉटिकल माइल तक है, बट 3.5 नॉटिकल माइल वो गया क्यों? जब इस तरह का वेदर होता है, क्लाउडी होता है, लो विजिबिलिटी होती है, बारिश हो रही होती है, थंडरस्टॉर्म होती है, तो आप कोशिश करते हैं कि आप ये अप्रोच एग्जैक्ट टाइम वाइज फ्लाई करें और विद इन 1.8 या 2 नॉटिकल माइल के अंदर रहते हुए, रनवे को देखते हुए आप अप्रोच बनाएं, ताकि आप दूर ना जाएं। तो वो ऑलरेडी वो 3.5 नॉटिकल माइल वो दूर जा चुके थे, और ना सिर्फ ये कि वो जा चुके थे, बल्कि यहाँ अगर आप देखें तो उस वक़्त वो इधर थे, यहाँ से जा रहे थे वो यूँ, और वो हेडिंग ये 1.8 है, रेड लाइन जो है ना ये तकरीबन 1.7 1.8 की है, तो वो कहीं यहाँ पे 3.2 हेडिंग के ऊपर यहाँ कहीं थे, इधर ऊपर होना उनको यहाँ कहीं चाहिए था, यहाँ टर्न करना ही चाहिए था, वो टर्न नहीं किए और यहाँ से आए, ऐसे आए और ऐसे आए, और फिर ये हेडिंग पे जाते 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 इधर जा रहे थे ऊपर, और 3.5 नॉटिकल माइल पे हेडिंग 352 पे इधर कहीं घूम रहे थे, इस जगह पे ऊपर कहीं, इसको बहुत बाहर निकल गया इससे। अब जब वो ये काम कर रहे थे, तो इससे पहले उन्होंने नैव मोड, मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि वो नैव मोड उन्होंने लगा दिया था, चूँकि उन्होंने ये वे पॉइंट्स बनाए थे और सोच ये रहे थे कि वे पॉइंट्स के ऊपर वो फ्लाई करते हुए जहाज़ को लैंड कराएंगे। ये जो नैव मोड है, ये इंगेज किया उन्होंने 0939 पे और डिसंगेज किया 0940 पे, यानी कोई 1 मिनट और से अबाउट 45 सेकंड, 1 मिनट और 45 सेकंड के लिए ये नैव मोड उन्होंने इंगेज किया। और इंगेज उन्होंने किया ही सिर्फ इसलिए कि यहाँ से वो यहाँ गया, यहाँ से वो यहाँ गया, इस पॉइंट वेट पर गया, और यहाँ से वो, अब यहाँ पे हुआ क्या, एक्चुअली एक वे पॉइंट उन्होंने यहाँ कहीं बनाया हुआ था, ये वाला, और यहाँ से उन्होंने ऐसे आना था। अब जहाज़ यहाँ गया, वो नैव मोड के ऊपर था, जहाज़ को नहीं पता कि रनवे इनसाइड है कि नहीं है, वो यहाँ आया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया। अब ये वे पॉइंट उन्होंने क्यों बनाया, नोबडी नोज़, और यही थी मरगला हिल जहाँ पे जहाज़ क्रैश हुआ। ये वे पॉइंट उस क्रैश पॉइंट से बिल्कुल नज़दीक था। चलिए, अब 0939 और 58 सेकंड में, यानी 0940 पे ऑलमोस्ट जहाज़ जो था वो 5 नॉटिकल माइल चला गया, 3.5 से 5 नॉटिकल माइल चला गया, और स्टिल उसी हेडिंग पे फ्लाई कर रहा था जो मैंने आपको बताई 352। तो फर्स्ट ऑप्शन ने कैप्टन से कहा, सर हायर ग्राउंड हैज़ रीच्ड, सर देयर इज़ ए टेरेन अहेड, सर टर्न लेफ्ट। तो फर्स्ट ऑफिसर कह रहे कि सर आगे पहाड़ी है, हायर ग्राउंड है, और आप इमीडिएटली लेफ्ट टर्न करें। तो कैप्टन ने उसे कैप्टन थोड़ा कंफ्यूज था मीनवाइल, बिकॉज उसने नया मोड एंगेज किया हुआ था और वे पॉइंट्स उसने खुद बनाए थे जो कि इलीगल थे, और कैप्टन थोड़ा कंफ्यूज था, जटरी था, फ्रस्ट्रेटेड था कि रनवे नज़र नहीं आ रहा, डेफिनेटली उसको रनवे नज़र नहीं आ रहा था। और मीनवाइल एटीसी ने उससे पूछा कि आर यू विजुअल विद द एयरफील्ड। सो क्रू ने उसका रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। तो फर्स्ट ऑफिसर ने कैप्टन से पूछा, सर क्या बताऊं? कप्तान ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर 0940 मिनट्स पे और 16 सेकंड्स पे
रार कंट्रोलर ने टावर कंट्रोलर को कहा कि जहाज़ को पूछा कि विजुअल कांटेक्ट है। उसने जब उसको कॉल किया तो आगे से इन्होंने जवाब दिया है क्रू ने, एयर ब्लू 202 विजुअल विद द रनवे, एयर ब्लू 202 रनवे इन साइट है। हालांकि अब आप ये देखिए, डेफिनेटली दे वर टेलिंग अ लाई। व्हाई? बिकॉज वो इधर से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से ऊपर उसी हेडिंग पे जा रहे हैं। अगर आपका जहाज़ का मुंह उस तरफ है, इधर को है, तो आप ये रनवे नीचे आपको कैसे नज़र आ सकता? अब ये नहीं हो सकता कि मैं जा इधर रहा हूँ, रनवे ये है, तो मुझे रनवे कैसे नज़र आ सकता जब मेरा मुंह इस तरफ है? तो दे वर टेलिंग अ लाई कि उनको जहाज़ नज़र आ रहा है। और अंडरस्टूड है ये इस जो स्टेटमेंट से कि एयरबोर्ड 202 इन कॉन्टैक्ट विद द रनवे। वो तो ऑलरेडी 5 मील एयरपोर्ट से बाहर निकल जा चुके थे टूवर्ड्स मरगला। फर्स्ट ऑफिसर ने फिर कैप्टन को कहा, सर टेरेन हेड इज़ कमिंग। फर्स्ट ऑफिसर ने फिर उसको वार्न किया। तो उसने कहा कि कैप्टन आगे से कहता, हाँ जी वी आर टर्निंग लेफ्ट, कह के फिर उसी हेडिंग पे जा रहे हैं। कि जैसे ही फर्स्ट ऑफिसर ने कहा कि सर टेरेन हेड इज़ कमिंग, टर्न लेफ्ट, तो कैप्टन ने, चूँकि वो ऑलरेडी जटरी था, कंफ्यूज था, फ्रस्ट्रेटेड था, तो उसने क्या किया कि यस वी आर टर्निंग लेफ्ट, और उसने हेडिंग जो थी वो लेफ़्ट को घुमा दी। बिकॉज फर्स्ट ऑफिसर कह रहा था कि टर्न लेफ्ट। हेडिंग नॉब उसने, हेडिंग नॉब याद रखिए, हेडिंग नॉब उसने टर्न लेफ्ट कर दी, क्योंकि वो हेडिंग 300 पे मीनवाइल फ्लाई कर रहे थे टूवर्ड्स नॉर्थ। उसने हेडिंग नॉब पूरी लेफ्ट पे कर दी, लेकिन जहाज़ लेफ्ट टर्न नहीं किया। वाई? बिकॉज जहाज़ फ्लाई कर रहा था नैव मोड के अंदर, 2 लेटरल मोड है ना, वो नैव के ऊपर फ्लाई कर रहा था। वो उन पॉइंट्स को फ्लाई कर रहा था जो उन्होंने खुद फ्लाइट मैनेजमेंट गाइडेंस सिस्टम के अंदर बनाए थे, जो कि इलीगल थे। होना ये चाहिए था कि अगर वो टर्न करना चाहता जहाज़ को, तो वो नैव मोड जो लेटरल मोड इंगेज था उसको डिस्कनेक्ट करता, हेडिंग सेलेक्ट करता और हेडिंग नॉब को पुल करता, ताकि जहाज़ हेडिंग सेलेक्ट मोड में चला जाता और फिर जहाज़ लेफ्ट टर्न करता। अब चूंकि इस कन्फ्यूजन में उसने हेडिंग नॉब तो टर्न कर दी लेफ्ट, पर जहाज़ नहीं मुड़ा। इसी चक्कर में फिर ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग 2-3 और आई, प्रेडिक्टिव वार्निंग्स आई, और वो आती चली जा रही थी टाइम टू टाइम। वो बहुत दफ़ा आई है, उसको मैं कितनी दफ़ा जिक्र करूँगा। 0940 28 सेकंड्स पे कैप्टन ने नैव मोड डिसंगेज किया। 1 मिनट और कोई 45-50 सेकंड्स के बाद जब उनको ख्याल आया कि जहाज़ टर्न क्यों नहीं कर रहा, तो उन्होंने नैव मोड डिसंगेज किया, और जैसे नैव मोड डिसंगेज किया, जहाज़ हेडिंग मोड में चला गया। जब हेडिंग मोड में चला गया, अब जहाज़ ने टर्न शुरू किया, और ये बात है क्रैश से 40 सेकंड पहले की। चलिए जी, अब जब ये जहाज़ उसने मोड़ा, उस वक्त जहाज़ की हेडिंग थी 307 टूवर्ड्स नॉर्थ, तो एयरफील्ड इनसाइट होने का कोई तस्वर नहीं था। अब आप ये देखिए, एक बात मैं थोड़ी सी लंबी हो जाएगी कि क्रैश की ये बेसिक वजह बनी, मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ ये हुआ क्या। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये पॉइंट उसने ये पॉइंट कितना कंट्रीब्यूटिव फैक्टर था इस जहाज़ के क्रैश के अंदर। अब आप ये देखिए, जहाज़ इस डायरेक्शन में जा रहा है ये, और हेडिंग है 307, ये जहाज़, ठीक है। अब उसने हेडिंग नॉब जब घुमाई, जब उसने फर्स्ट ऑप्शन उसे कहा कि टर्न लेफ्ट सर, तो उसने क्या किया, ये जो हेडिंग नॉब लगी जब कॉकपिट में, उसने घुमाई, लेफ्ट टर्न उसने घुमा दिया ऐसे, और हेडिंग घुमा के उसने ऐसे करके घुमाता गया घुमाता गया घुमाता गया घुमाता गया, हेडिंग यहाँ लगा दी। ये हेडिंग थी 086। जब भी इस जहाज़ की फ़िलॉसफी क्या है, टेक्निकल क्या है, कि जब आप किसी दूसरे लेटरल मोड से, यानी नैव मोड पहले इंगेज था, तो नैव मोड से हेडिंग सेलेक्ट में आएंगे, तो जहाज़ ये देखेगा कि ये जो 086 है हेडिंग, वो मैं इधर से टर्न करूं तो नज़दीक पड़ेगा या इधर से टर्न करूं तो नज़दीक पड़ेगा। तो सिस्टम ने देखा कि मैं राइट टर्न करूंगा तो ये बिल्कुल इतना 30 डिग्री 40 डिग्री है, तो राइट टर्न करके हेडिंग 068 पे आ जाऊँगा। तो जैसे ही हेडिंग सेलेक्ट आई, जहाज़ ने राइट टर्न शुरू कर दिया, और ताकि वो हेडिंग 086 पकड़ सके। वो इतना लंबा करके नहीं जाएगा। अब कैप्टन वांटेड टू टर्न द एयरक्राफ्ट लेफ्ट, कैप्टन वांटेड एंड फर्स्ट ऑफिसर वांटेड टू टर्न द एयरक्राफ्ट लेफ्ट। सिस्टम ये कह रहा है कि हेडिंग 086 जो है वो नज़दीक है, द एयरक्राफ्ट स्टार्टेड टर्निंग टू द राइट, बिकॉज लॉजिक है ये वो एक गलती थी जो उन्होंने बहुत बड़ी की।
अब इसी केस में बहुत सारी प्रेडिक्टिव वार्निंग्स आई, वेदर GPWS वार्निंग्स आई जो आती रही, मैंने आपसे कहा आती रही। 0940 सेकंड्स पे, 0940 और 33 सेकंड्स पे जब ये वार्निंग आई पुल अप टेरेन, तो उन्होंने क्या किया कि थ्रस्ट लीवर को आगे कर दिया। एक सिलेक्शन आती है MCT मैक्स कंटिन्यूस थ्रस्ट, उस पर कर दिया। हालांकि उसको टोगा पे जाना चाहिए था, फुल पावर पे जाना चाहिए था और क्लाइंब करना चाहिए था। उन्होंने नहीं किया, MCT पावर एक लगा दी। डिटेल में जाएंगे MCT पावर, मकसद यह है कि फुल पावर नहीं ली, थोड़ी सी कम पावर ली और उन्होंने क्लाइंब शुरू कर दिया। ऑल्टीट्यूड था जो 2500 फुट लगा हुआ था मिनिमा, उसको चेंज करके 3700 कर दिया एंड दे स्टार्टेड क्लाइंबिंग टू 3700 फीट। और इसके साथ साथ जहाज अभी भी राइट टर्न कर रहा है। दे डिड नॉट रियलाइज कि व्हाट हैज़ हैपेंड। अब राइट टर्न करें तो मरगला की पहाड़ियाँ जो है वो ज़्यादा हाइट पे, और लेफ्ट टर्न करें तो मरगला की पहाड़ियाँ कम हाइट पे। तो अगर लेफ्ट टर्न करते, जो फर्स्ट ऑफिसर कह रहा था, तो बचने के चांसेस थे। द एयरक्राफ्ट स्टिल टर्निंग राइट एंड क्लाइंबिंग टू 3700 फीट, और वो भी फुल पावर पे नहीं, और वो भी 3700 फीट। दे शुड हैव क्लाइंब टू 6000 फीट और 5000 फीट मरगला से ऊपर। अच्छा, अभी ये पावर उन्होंने खोली और विद इन 6 सेकेंड उन्होंने पावर पीछे कर दी। अभी जहाज 37 में पहुंचा नहीं है, पावर पीछे कर दी, पता नहीं क्यों। और उसके बाद ऑल्टीट्यूड था उसको 37 से 31 कर दिया। हालांकि 3700 भी एनफ नहीं था, उसको वापस 31 कर दिया। आई नो दे वर एब्सोल्यूटली कंफ्यूज, कंप्लीट लॉस ऑफ सिचुएशनल अवेयरनेस। अगेन फर्स्ट ऑफिसर ने कहा, सर पुल अप सर, टेरेन ऑटो पायलट। अब यहाँ पे हुआ क्या कि कैप्टन ने क्या किया कि ऑटो पायलट डिसेंगेज किया और फुल लेफ्ट टर्न कर दिया मैनुअली, जहाज को बैंक में डाल दिया। नॉर्मली बैंक जहाज के अंदर 30 डिग्री होता है, अगर आप देखें तो उसने फुल बैंक 45 डिग्री डाला और जहाज को लेफ्ट टर्न करना शुरू कर दिया मैनुअली। अब उनको ये पता नहीं था कि ये राइट टर्न क्यों कर रहा। ये करने के बाद जब ये लेफ्ट टर्न किया तो ऑल्टीट्यूड था वो उस वक्त 2770 फीट था, मतलब 3100 फुट भी नहीं क्लाइंब किया उन्होंने। और थोड़ी देर के लिए वो 3100 फुट पे गया और फिर वापस 2770 पे आ गए। अब आप देखिए, जो मैक्स बैंक एंगल रिकॉर्ड किया गया 52 डिग्रीज है, विच इज़ टू मच इन जहाज़ों के लिए, वेरी रिस्की इस स्टेज के ऊपर 52 डिग्री बैंक। और फिर सिर्फ ये नहीं हुआ, जब आप इतना बैंक देते हैं, पावर आपकी कम होती है, जहाज़ डिसेंड करना शुरू कर देता है। इसी में 0941 और 05 सेकंड्स पे एक प्रेडिक्टिव वार्निंग आई GPWS की। वो था वी आर, और फर्स्ट ऑप्शन ने कहा सर वी आर गोइंग डाउन टेरेन पुल अप, ये सब उसने कहा। इसी केस में जब रेट ऑफ, वो लेफ्ट टर्न कर रहे थे, रेट ऑफ डिसेंट बहुत हाई था, वो ऑलरेडी लो थे, 2770 पे थे, वो ऑलरेडी लो थे, ऊपर से लेफ्ट टर्न दिया, पावर कम थी, जहाज़ ने डाइव करना शुरू कर दिया, रैपिड डिसेंड कर रहा था जहाज़ और लेफ्ट टर्न कर रहे थे। जब जहाज़ क्रैश हुआ तो देखा गया कि जहाज़ बैंक में था, हाई रेट ऑफ डिसेंट था, तकरीबन 3000 फुट पर मिनट के हिसाब से गया नीचे, और पावर कम थी। इंस्टेड ऑफ क्लाइंबिंग दे हिट इनटू द ग्राउंड। इट ऑल कंफ्यूज पार्ट कि ये हुआ क्या। जहाँ पे ये हिट हुआ जहाज़, वहाँ पे एलिवेशन है 2858 फीट। इसका मतलब ये है कि अगर वो 3100 भी चढ़ते, 3700 भी चढ़ते तो बचने के चांसेस थे। दे वर सो लो कि वो 2858 फुट पे जाके मरगला पे और जाके वो 9.6 नॉटिकल माइल पे जाके क्रैश किए। अब आप आइए, 9.6 माइल, प्रोटेक्शन कितनी थी 4.3 से उसी जो 4-5 उन्होंने वे पॉइंट्स बनाए थे, जिनको नया बोर्ड के अंदर फ्लाई करते जा रहे थे, वो उसको फ्लाई करते 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 9.6 माइल्स बाहर चले गया। और जो उन्होंने आखिरी वे पॉइंट बनाया था जिसको फ्लाई करना था, वो उसी जगह पे था जहाँ पे जहाज़ क्रैश हुआ। वो बहुत ही गलत वे पॉइंट बनाया गया था। पहले तो बनाना गलत था और ऊपर से बनाया भी ठीक नहीं है। अब आइए, ये सब आपको समझ आ गया कि ये जहाज़ क्यों क्रैश हुआ। मोटी मोटी बातें जो उन्होंने बताई, पायलट का रेस्ट कंप्लीट था, और मेन कॉज जो थी, ये वे पॉइंट जो ख़ुद बनाए उन्होंने, जो नहीं बनाने चाहिए थे, वो उन्होंने गलत बनाए। कैप्टन का रवैया टूवर्ड्स फर्स्ट ऑफिसर वो ठीक नहीं था, हार्श था। वो जो फर्स्ट ऑफिसर था वो उसकी इनकरेक्ट एक्शंस को चैलेंज नहीं कर पाया, ना वो करना चाह रहा था, वो डरा हुआ था। वो जो आखिरी
वे पॉइंट उन्होंने बनाया था, एक पॉइंट बनाया था जहाँ से उन्होंने लेफ्ट टर्न करके रनवे की तरफ आना था, वो वही जगह थी जहाँ पे जहाज़ क्रैश हुआ 9.6 माइल्स पे। तो वे पॉइंट गलत बनाया गया, बगैर देखे कि वे पॉइंट कहाँ बना है, मरगला के ऊपर जाके बन गया। और इसमें एक पॉइंट बहुत बड़ा है कि गो के ये रडार कंट्रोलर की ड्यूटी में शामिल नहीं था, जहाज़ कंट्रोल में था टावर कंट्रोलर के। रडार कंट्रोलर नीचे बैठा होता है, उसके बाद रडार है, ये सब होता देख रहा था रडार कंट्रोलर, क्योंकि उसके पास स्कोप थी, वो देख रहा था जहाज़ किधर जा रहा है। जैसे ही जहाज़ 2 मील से या 3 मील से बाहर गया या उस प्रोटेक्टेड एरिया से बाहर गया 4.3 नॉटिकल माइल, तो रडार कंट्रोलर को टेक ओवर करना चाहिए था, और ऐसे केस में जहाज़ को या कप्तान को या किसी को भी शट ऑफ कॉल देना कोई बड़ा मसला नहीं कंट्रोलर के लिए। तो उसको इमीडिएटली बाई फोर्स लेफ्ट टर्न कराना चाहिए था। वो क्यों चुप रहा? सिर्फ इसलिए कि जिम्मेदारी किसी और की है, मैं क्यों बोलूँ। ये एक वे पॉइंट था, अगर जहाज़ ये एक पॉइंट था जो रडार कंट्रोलर, मेरा ख्याल है, मैं रडार कंट्रोलर रहा हूँ, मैं इंस्ट्रक्टर रहा हूँ वहाँ पे, अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं इंटरफेयर ज़रूर करता, और अगर वो इंटरफेयर करता तो जाए कि वो एरिया कंट्रोल किसी और का था, टावर कंट्रोल का था। बट बीइंग ए सुपीरियर कंट्रोलर, बीइंग ए सीनियर कंट्रोलर, वन स्टेप अप टू द टावर कंट्रोलर, उसको चाहिए था कि वो इंटरफेयर करता। उसने इंटरफेयर नहीं किया। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, एरिया उसका नहीं था, पर एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर बनती है। अब देखिए जी, ये जो तकरीबन जो प्रोडिक्टिव वार्निंग थी GPWS की, ये 21 दफ़ा आई। फर्स्ट ऑफिसर ने पुल अप वार्निंग जो उसको दी वो कोई मतलब 10 दफ़ा दी, 15 दफ़ा वैसे पुल अप वार्निंग सिस्टम ने दी है। टेरेन हर्ड जो आया वो 4 टाइम्स वो आया, यानी कोई 25-30 दफ़ा ये वार्निंग जहाज़ ने क्रिएट करके दी है कि आप आगे टेरेन है, पुल अप करें, क्लाइंब करें, सब कुछ करें, लेकिन द क्रू डिड नॉट लिसन टू दैट। देयर वाज सो मच फिक्सेशन ऑन दिस अप्रोच और उन वे पॉइंट्स को फ्लाई करने की नैब के अंदर, विच इज़ एब्सोल्युटली आई फेल टू अंडरस्टैंड व्हाई ही वाज डूइंग दिस। इसके बाद उन्होंने कोई रिकमेंडेशन की कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट इतना बिजी एयरपोर्ट है, रनवे 1-2 के ऊपर कोई एलएस अप्रोच नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट अप्रोच नहीं है, सर्किट टू लैंड वाली अप्रोच है, ये बननी चाहिए। बाद में अब बन गई है, तो जहाज़ क्रैश हो गया, बनी तो क्या बनी, पहले क्यों नहीं सोचा। जब रडार कंट्रोलर ने बहुत लेट सोचा, तो जब उसने कहा कि टावर कंट्रोलर के आसी एयरक्राफ्ट कि डज ही हैव द रनवे इन साइट, तो जब टावर कंट्रोलर ने ये मैसेज रडार का एयरक्राफ्ट तक पहुंचाया, तो जहाज़ मीनवाइल उस वक्त क्रैश हो चुका था। अगर वो ये काम उस 4.3 नॉटिकल माइल के अंदर रह के करते, देखिए टाइम बहुत थोड़ा है, एक जहाज़ जो 300 किलोमीटर की स्पीड से फ्लाई कर रहा है, 9 माइल इज़ नथिंग। तभी मैंने आपसे कहा ये जितनी अप्रोच है ये टाइम रिलेटेड अप्रोच होती है। आप ये नहीं कर सकते कि आप सेकंड्स की अप्रोच होती है, आपके पास सेकंड क्लॉक लगा होता है कॉकपिट के अंदर, तो आप सेकंड के हिसाब से फ्लाई करते हैं और अपनी हेडिंग के सेलेक्ट करते आते हैं ताकि उस एरिया से बाहर ना चले जाए, आप और कोई चीज़ नहीं देखते। और दूसरी बात यह कि आप रनवे इन साइड होता है तो आपको यू आर कंफर्टेबल कि रनवे इन साइड है, तो यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, ना टाइम अप्रोच थी ना रनवे इन साइड था। वो नैब मोड में फ्लाई कर रहे थे और वो वे पॉइंट्स फ्लाई कर रहे थे जो उन्होंने खुद बनाए थे, जो उनको नहीं बनाने चाहिए थे। ये वो देखिए एरिया, ये वो अप्रोच है, ये रनवे देखिए, ये रनवे, यहाँ से उन्होंने आना था, यहाँ से उन्हें यहाँ जाना था, यहाँ से उन्हें यहाँ जाना था, यहाँ आना था और फिर ऐसे आके लैंड करना था। ये दे वर सपोज टू डू। इधर से आए थे, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया और यहाँ लैंड करना था। हुआ क्या, वो यहाँ तो थोड़ा सा लेट ब्रेक ऑफ किए, यहाँ से यूं गए, ये अब जब इधर जा रहे हैं तो ये रनवे इनसाइड हो ही नहीं सकता, यहाँ पे आपको रनवे इनसाइड कैसे हो सकता है। एंड व्हाई दे वर गोइंग लाइक दिस, बिकॉज वो जो आखिरी वे पॉइंट था जो उन्होंने PBD 11 बनाया था वो यहाँ बना दिया कहीं। पहले 2 पॉइंट, एक यहाँ था और एक यहाँ था और तीसरा यहाँ था। तो जहाज जब नैब मोड में है तो वो तो चलता चला जाएगा यहाँ तक, इधर तक। यहाँ उनको ख्याल आया कि हमने क्या करना है, ये यहाँ ख्याल आया तो नैब मोड उन्होंने डिसंगेज किया, तो पहले जहाज ने राइट टर्न शुरू कर दिया इधर। अब ये सारी हाई ट्रेन है, ये सारी हाई ट्रेन है, इधर थोड़ा कम ट्रेन है, ये वाली देखिए ये लाइट है। जब राइट टर्न किया तो या तो क्लाइंब कर जाते, निकल जाते, फिर उसने जहाज ने मैनुअल उसको ओवरराइड किया कैप्टन ने, और फिर वापस यहाँ से ऐसे टर्न किया ऐसे, और इधर क्रैश कर गए इस एरिया में। डिसेंड ना करते तब भी बच जाते। तो अब देखिए
कि रनवे कहाँ है और वो कहाँ पहुँचे हैं, हालांकि उनको इधर होना चाहिए था। ये है वो 4.3 नॉटिकल माइल का सर्कल, ये 4.3 नॉटिकल माइल का सर्कल ये वाला है। ये कहाँ पहुँचे, सिर्फ टाइम अप्रोच फ्लाई ना करने की वजह से। अब आइए लास्ट मोमेंट में जो मैं हमेशा कहा करता हूँ, व्हाट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़, अक्सर दोस्तों ने लास्ट वीडियो में भी कोई कमेंट्स दिए कि हमारे यहाँ क्रैश होते हैं और ये कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं है। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ द एटीट्यूड और आवर नेशन। बीइंग एज ए पाकिस्तानी, हमारा प्रॉब्लम है पूरी कौम का एटीट्यूड का। हम बॉस हैं, हम सुनते नहीं हैं, हम किसी SOP को, किसी प्रिंसिपल को फॉलो करने को तैयार नहीं है। हम चाहते हैं कि हम मास्टर हैं, हम जो चाहें करें। कोई असूल बना है, हमारी मर्ज़ी, हम उसको फॉलो करें, हमारी मर्ज़ी उसको फॉलो ना करें। ऐसा नहीं होता। आप कहीं देखें, आप एविएशन नहीं, आप किसी भी फील्ड में देखें, कहीं भी चले जाएं, किसी ऑफिस में चले जाएं, किसी डिपार्टमेंट में चले जाएं, आपको ये जगह जगह नज़र आएगा कि हर बंदा SOP को, प्रिंसिपल्स को जो बनाए गए हैं उनको वायलेट करता हुआ नज़र आता है। ये वो बेसिक चीज़ है जो हमारी पूरी कौम के अंदर कूट कूट के बड़ी पड़ी है और हम इससे जान नहीं छुड़ा सकते। ये है वो बेसिक वजह जब इस तरह की चीज़ें होती हैं। बहुत बड़ी वजह ये है, अगर हम रिजल्टली SOP फॉलो करें, हर मैदान में, हर जगह पे कानून को फॉलो करें, तो ये सब नहीं होगा जो हो रहा है। दूसरी वजह, एज ए ह्यूमन हम सब गलतियां करते हैं। पायलट हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो, हम सब गलतियां करती हैं। तो उन्हीं में से एक गलती ये भी है। तो दोनों एंगल से आप सोच सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल में रहा हूँ, मैं एविएशन में रहा हूँ, एज ए पायलट फ्लाई करता रहा हूँ, तो मैं उसकी बात करूँगा कि हम समझते हैं कि हम SOP फ्लाई करना या SOP फॉलो करना हम बहुत हद तक बहुत सारे लोग करते भी हैं, कुछ लोग हैं जो फॉलो नहीं भी करते। सब जगह ऐसे लोग मौजूद होते हैं। तो कोशिश कीजिए, SOP फ्लाई कीजिए हर मैदान में, हर फील्ड में, हर शोबे में। अगर आप SOP फॉलो करेंगे, कानून फॉलो करेंगे, तो ये सब चीज़ नहीं होगी जो आपको देखने को मिलती है। तो जो के लिए शुक्रिया। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। ये ज़रा डिफरेंट तरीके से बनाई गई है पहली वीडियो से हट के। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।